चलो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करते हैं सबसे पहले। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फॉर्मूले इसके सारे एक पेज पे अलग से लिख लेना, मैं भेज भी दूंगा अभी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है सर, साइंस का वो ब्रांच जो डील करता है जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं। नाम ही है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक्स मतलब अगर कोई चीज़ स्टैटिक है इट मीन्स वो रुका हुआ है, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं उसकी, जब साइंस का वो ब्रांच जो चार्ज पार्टिकल्स जब रेस्ट पे होते हैं और उसको जब स्टडी करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है एंड देन उसकी अगर स्टडी की जाए उस डिपार्टमेंट को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज कहीं भी फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी फ्लो, चार्ज का जब भी फ्लो हो लेकिन पर यूनिट टाइम हो, जब हम उसको मेजर करने लगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल चार्ज अगर कहीं से लीक कर रहा है, कहीं से फ्लो कर रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि एक पर्टिकुलर एक वायर से 1 सेकंड में यहाँ से कितने चार्ज पास हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसको पर यूनिट टाइम मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चार्ज, अब जी इसमें जो फ्लो कर रहा है वो है चार्ज, चार्ज मेनली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। वैसे चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कह देते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। चार्ज होता क्या है सर, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन के गेन या फिर लूज़ करने से आती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कर क्या रहे हैं सर, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया किसी कंडक्टर का, इससे एक गिवन टाइम है, यूनिट टाइम मतलब टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इस पर्टिकुलर एरिया से जितने चार्ज पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, ठीक है। तो चार्ज को हम नापते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकल कर क्या आता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, सॉरी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से। अब जो चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कुलम, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट कुलम पर सेकंड भी कहलाता है। और कुलम पर सेकंड को हमने एम्पियर नाम दे रखा है, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का कुलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। तो अगर कोई बोले कि 1 एम्पियर चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे, इट मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर मतलब कूलम और सेकेंड इन दोनों को डिवाइड करके 1 कब आएगा, जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। या फिर बहुत ही नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें, व्हेन 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then the current in the conductor is said to be 1 ampere। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर जाए 1 सेकंड में तो हम कह देंगे कि भैया उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट है, 1 एम्पियर का, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जो कि बहुत ही कम चार्ज है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमें ये नंबर याद रखना है, ठीक है। मे बी MCQ में पूछ सकता है। तो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में x अमाउंट ऑफ चार्ज है तो एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतने कम चार्ज है तो एक चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। हम इसको डिवाइड, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू मिलेगा कि 1 कूलम चार्ज करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब जा कर के 1 कूलम चार्ज होगा। मतलब हमने अभी यहाँ जो पढ़ा कि 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में पास करे। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जब 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे तब हम कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज वहाँ से पास हुआ है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। अगला क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज चीज़ है,
इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, मान लो अगर ये बैटरी है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब एक अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस चार्ज हमेशा प्लस चार्ज की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, वो दूर भेजेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जिधर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसके अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कन्वेंशनली करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल to negative terminal of battery and electrons move from negative terminal to positive terminal of the battery, ठीक है। current flows opposite to the direction of electrons, इस बात का ध्यान रखेंगे। एमीटर क्या है सर, अब मेजर भी तो करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो मेजर भी करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है करंट को किसी सर्किट में, उसको हम एमीटर कहते हैं। इसका पूरा नाम एम्पियर मीटर है, प्यार से एमीटर कह देते हैं। यह हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, याद रखना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। चलो, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। अब देखो किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना किस तरीके से आप समझोगे, देखोगे, विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेस जीतना है किसी को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिनिश लाइन बनाएंगे तो उसी तरफ लोग भागेंगे ना। अगर फिनिश लाइन कहीं है ही नहीं, यहाँ पे 10-12 लोग हैं, फिनिश लाइन कहीं पे है ही नहीं, बस आपको रेस जीतना है, कोई किधर ही भागेगा कि भैया आपको 100 मीटर भाग जाना है। अब 100 मीटर कोई किधर भी भाग सकता है ना, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि भैया इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और सबको यहाँ तक पहुँचना है, ये 100 मीटर है, तो सारे इधर की तरफ ही भागेंगे, ठीक। सेम हम लोग करंट के अंदर भी करते हैं, एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को पता चल सके कि भैया हमें जाना किधर है, ठीक है। इसकी वजह से अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी जाएंगे, उससे करंट एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम बताएंगे कि इधर आओ, इधर 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 आओगे रेस जीत जाओगे, तो जब भी कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और एक पैटर्न में जाते हैं, एक फ्लो में जाते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देख पाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो अभी सर आपने बताया सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, होता क्या है। अब यहाँ पर भी दो कन्फ्यूजन आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में कन्फ्यूजन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा बात है। अगर मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है कोई चीज़, बस वो आ करके यहाँ पर रुक जा रहा है, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक गिवन पॉइंट पर लाने में, ठीक है, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो मेरे लिए इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है सर, वो इनफाइनाइट से आ रही है। अब मैं कहने को कह दूँगा कि नहीं सर मेरे बगल वाले खंभे से आ रही है, तो वहाँ कहाँ से आ रही है, वहाँ कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं मालूम। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मालूम तो वो मेरे लिए इनफाइनाइट ही मान के चलो, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, नॉट नोन। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम बोले तो कि इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, नॉट नोन। तो अगर मुझे सोर्स नहीं मालूम कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है, मतलब कोई चार्ज कहाँ से आ रहा है, बस मुझे इतना मालूम है कि वो कहाँ तक आया है, वो कहाँ तक आया है, इस केस में वो उस चार्ज ने जो फेस किया है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वो कैसे निकलता है सर, वर्क डन, हमने क्या देखा, वर्क डन जो करना पड़ रहा है किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो वर्क डन करना पड़ा है किस पे, एक चार्ज पे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। वर्क डन के बारे में आप जानते हो, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। चार्ज का हमने देख लिया, ऐसा यूनिट कूलम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम लोग कह देते हैं वोल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, वोल्ट, जूल पर कूलम, ये फॉर्मूला हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और वर्क डन को कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब लियो यहाँ डिफरेंस आ गया। डिफरेंस का मतलब क्या है, अब मालूम चल गया सर। डिफरेंस हम कब निकाल सकते हैं, जब पहला दूसरा मुझे दोनों पता हो। तो अगर मैं किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में मैं जितना वर्क डन कर रहा हूँ, उस वर्क डन को मैं कह दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज सेम चीज़ है, बस इसमें क्या है, दोनों पॉइंट हमें पता है, ठीक। तो सर फिर तो सेम ही चीज़ हो गया ना, चार्ज को ही लाना है, काम ही करना है, यस बिल्कुल सेम चीज़ है, डेफिनेशन में बस अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला यही निकल करके आता है, जूल
सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज जूल पर कूलम। ठीक है, सेम हर एक चीज़। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग कैपिटल बी से ही डिनोट करते हैं। बेसिक डिफरेंस बस यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता है, हम इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में हमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों पता होता है। ठीक, 1 एम्पेयर की तरह 1 वोल्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, जो कि बहुत आसान है, सर वर्क डन और चार्ज ही है ना। ठीक है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इसको हम लोग कह देते हैं 1 वोल्ट। बहुत सिंपल है। तो अगर कोई कहे कि ये 220 वोल्ट का झटका लग गया है, इट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में 220 जूल ऑफ वर्क डन लगा है। ठीक है, 220 वोल्ट मीन्स टू मूव एवरी 1 कूलम ऑफ चार्ज वी हैव टू वर्क 220 जूल। बहुत सिंपल है। हालांकि मतलब इतना नहीं पूछेगा, बस डेफिनेशन लेकिन ये पूछेगा। ये डेफिनेशन आप लोगों को एकदम ध्यान में रहना चाहिए, और डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो फॉर्मूले तो बहुत ही मस्ट है इस चैप्टर से। डेफिनेशंस डिफरेंसेस थोड़े कम ही आते हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है? अब सर एम्पियर नापने के लिए एमीटर था, एम्पियर मीटर बेसिकली कह लो, तो वोल्ट नापने के लिए भी वोल्ट मीटर होगा ना। यस सर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। सर एमीटर याद करो सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल। ठीक है, अब ये होते क्या है वो आगे देखेंगे। सर्किट दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। सर्किट इन विच नो करंट इज फ्लोइंग और स्विच इज ऑफ, उसको हम लोग कह देते हैं ओपन सर्किट। खुला हुआ है भैया, जैसे कि मान लो ये बैटरी है, ये बल्ब हो गया, और यहाँ पर ये खुला हुआ है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होगा? जहाँ पे स्विच ऑन होगा। ठीक, बस इतना सा। ओम्स लॉ यहाँ पर आता है, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। देखो ओम्स लॉ में क्या कहता है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर और डायमेंशन। टेम्परेचर और डायमेंशन दोनों को अगर हम कांस्टेंट रख दें तो जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जो कि बहुत सिंपल समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे पता नहीं लॉजिकली पॉसिबल होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप जिसको जितना लालच दोगे वो उतना तेज़ी से भागते आएगा। अगर आप किसी को कहोगे कि अरे भैया सुनो वहाँ पे चले जाओगे अगर दौड़ते दौड़ते तो आपको 10 रुपये मिलेगा, शायद वो धीरे धीरे जाएगा। पर अगर आप उसको बोले कि वहाँ अगर जाओगे ना तो आपको ना एक सोने की बिस्किट मिल जाएगी, वो फिर वो लंगड़ा भी भागने लगेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा और उतनी तेज़ी से फ्लो करेंगे। ठीक, तो अगर ग्राफ आता है, ग्राफ आएगा नहीं बनाने को, अगर आता है तो ऐसे बना सकते हो आप लोग। ठीक, तो देखो ये निकल करके आता है हमारा इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉरी उस थ्योरी का बेसिकली न्यूमेरिकल थिंग कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं। हम मतलब हम क्या, फिजिक्स ने कांस्टेंट लिया था रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होगा सर, I को इधर भेज दो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर से यहाँ जन्म होता है एक बहुत ही खास ओम सिंबल का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पूरे फिजिक्स में यूज़ होता रहता है। ठीक, बस यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ना ही वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा और ना ही करंट पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस होता क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इतना याद रखना है, ये फॉर्मूले को देख के ये नहीं समझना कि सर अगर मैं आई कम कर दूँ तो आर ज़्यादा हो जाएगा, वी बढ़ा दूँ तो आर भी बढ़ जाएगा। ये नहीं, मैथमेटिकली पॉसिबल है, रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है वी और आई से। भले पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए, करंट घट जाए, करंट बढ़ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाए, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हमेशा सेम रहेगा। ठीक, रेजिस्टेंस होता क्या है पहले ज़रा वो समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हमें फ्रिक्शन है। ठीक, आप जैसे बच्चे आते हैं भागते भागते आते हैं और वो स्लाइड करते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद जाकर के वो रुक जाते हैं। रुकते क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन उनको अपोज कर रहा है, उनके मोशन को अपोज कर रहा है। वैसे सेम एक वायर में
अगर करंट इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस उसको रोकता है पीछे की तरफ, उसको पीछे की तरफ धक्का देता है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को कुछ मतलब नहीं है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितना चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सर इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। रियल लाइफ में अगर हम बात करें जैसे फ्रिक्शन है वैसे ही करंट के लिए वो रेजिस्टेंस है, ठीक। फॉर कंडक्टर्स, अब अगर कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या है सर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट बहुत ईजिली पास कर जा रहा है। ईजिली क्यों पास कर रहा है? रेजिस्टेंस कम है सर, रोकने वाले कम हैं। जैसे अगर फ्रिक्शन मुझे कम करना होता है तो मैं ऑयल लगा देता हूँ। अगर मैं ऑयल लगा दूंगा तो किसी आदमी को उस पर फिसलाऊंगा, वो तो फिर वो हो गया, निकल जाएगा वो तो कहीं और, ठीक। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। मैंने क्या किया, ऑयल लगा के फ्रिक्शन कम किया। वैसे ही अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बहुत लो होगा। इंसुलेटर है जिससे पास ही नहीं करना है तो भैया बहुत हाई रेजिस्टेंस, रोक ही देगा, ख़त्म ही कर देगा। और एलॉय के लिए इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया। एलॉय के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर से कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है, ठीक। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का। ऐसा यूनिट हमने ऊपर देख लिया था, डेट इज़ वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम ओम नाम दे देते हैं, ठीक है। डिफाइन 1 ओम, वही बात फिर से आ जाएगा। इफ़ द करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा, मैंने बताया था कि R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई तो होता है, पर ना ही रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। फिर वो डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। वायर जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस वो फील करेगी, ठीक है। क्योंकि मान लो एक ये वायर है, ले दोनों तो सेम साइज़ का हो गया। मान लो एक ये वायर है, मान लो एक ये वायर के जो वॉल्स है वो 2 बार धक्का लगाते हैं इतने एरिया में, ठीक है। समझने के लिए समझोगे तो इतने एरिया में 2 धक्का लग चुका है ऑलरेडी इसको, लेकिन इतने एरिया में 2 धक्के और लगेंगे, इतने एरिया में 2 धक्के और लगेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ 2 धक्के खा के पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 6 धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा फील करेगा अपोजिशन कि भाई साहब वो बहुत अपोज करेंगे वो सारे के सारे। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑब्वियस ही बात है। इस वायर से जितने करंट चले जाएंगे इस वायर से ज़्यादा ही जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अपोज करेंगे ये कम अपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, आराम से पास होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ठीक है। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब बेसिकली वो कंडक्टर है इंसुलेटर है क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। और कंडक्टर में भी कौन सा कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है जो बहुत अच्छे से फ्लो होने देता है, ऐसा कंडक्टर है जो बेसिकली फ्लो तो होने देता है लेकिन थोड़ा सा रोकता है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक। तो लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया और बढ़ा दो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास आता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर यहाँ पे वही करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है। वो कांस्टेंट यहाँ पर आता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी कैसे मालूम चलेगा सर, ये डिवाइड हो रहा है उधर भेज दो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भेज दो डिवाइड हो जाएगा, हमें निकल के मिलेगा ये। यहाँ पे हुआ क्या, हम इनके यूनिट्स लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे मीटर इंटू मीटर लिखा है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बच क्या गया, ओम और मीटर बच गए। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ये केवल 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। हालांकि इस डेफिनेशन में मैंने बस ये लिखा है कि ओनली डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, बट हाँ टेम्परेचर पे भी इट काइंड ऑफ मतलब डिपेंड करता है ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी है क्या सर, एक कांस्टेंट है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर ये इसका वैल्यू बढ़ा दूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस की एंड ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी मैंने बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा इट मीन्स करंट कम फ्लो करेगी, तो कंडक्टर में तो ज़्यादा फ्लो करती है ना,
तो रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, इंसुलेटर में ज़्यादा होनी चाहिए, एलॉय में दोनों के बीच का। ठीक, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस देख लेंगे। अगर रेजिस्टेंस फिक्स है, फिक्स का मतलब देखो क्या होता है, बहुत होते हैं चेंजेबल्स होते हैं। ठीक है, कि मतलब हमारे ऊपर है, हमने उसको ऐसा लगा रखा है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, पर इतना कुछ नहीं है, बस जान लो ये चीज़ को। फिक्स रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर से ऐसे आ जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे एरो बना दोगे आप। ठीक, इस बात का ध्यान रखोगे। रजिस्टर जो है वो सीरीज़ और पैरेलल दो तरीके से लगाए जाते हैं। सीरीज़ का मतलब क्या है, इस तरीके से एकदम लाइन में, एक सीरीज़ में। ठीक है, जब भी रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं तो सीरीज़ में ना करंट, जितना आपने करंट फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग में, उतना ही एंड में भी फ्लो कर रहा होता है। मतलब ये जो रजिस्टर है वो यूज़ नहीं करते हैं इसका, बस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है। ठीक है, तो when there is equal current in resistors they said to be in equal combinations. ठीक, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैन बी, देखो हटाओ ये सब, ये प्रूफ पूछता है कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रजिस्टर्स को लगा दें, जैसे अगर दे रखा है कि आपके पास एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक रजिस्टर है 3 ओम का, एक रजिस्टर है 5 ओम का, ये तीनों के तीनों लगे हुए हैं सीरीज़ में, तो मुझे नेट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे क्वांटिटी में आते हैं। निकालने का तरीका क्या है, अगर प्रूफ पूछ दे इसका तो कैसे है वो ज़रा देख लोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है सेम होता है, तो हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो तो सेम ही है ना करंट, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होंगे उनका सम होगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हर जगह पे पुट करो। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टर तीसरा रजिस्टर, यहाँ पे आई एक मिसिंग है, यहाँ पे आई समझ लेना। ठीक है, तीनों में आई कॉमन है, आई बाहर निकाल दिया, आई यहाँ था, आई से आई कट गया। नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो सारे रेजिस्टेंस का सम होता है, डायरेक्ट सम। सर ये तो फिर आप क्या ही प्रूफ कर रहे थे, इससे अच्छा बता देते कि सबको ऐड कर देते। नहीं, इसका प्रूफ काम में आता है, कब काम आता है वो जरा हम अभी देखते हैं। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को ऐड हम डायरेक्टली कर देते हैं, उसका प्रूफ ये रहा, प्रूफ कम चांस है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक, तो अगर मैंने माना था 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, इट मीन्स नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 5, 3, 8 और 2 10 ओम का। ठीक, चलो आगे देखते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है पर करंट अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो मैंने n अमाउंट ऑफ करंट दिया था, तो वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में डाइवर्ट हो जा रहा है। देखो यहाँ पे बट जा रहा है वो करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर वोल्टेज सेम है तीनों में, इट मीन्स हम अब यहाँ पे करंट निकालते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I क्या निकल जाएगा, R उधर भेज देंगे, I इज इक्वल्स टू V अपन R आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस पे चारों जगह पे रखेंगे। I इज इक्वल्स टू V अपन R। सर नेट करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस नेट होगा। ठीक है, ऐसे हम पुट करते हैं, इन सब में से V कॉमन है, ये V बाहर निकलेगा, V अपन 1, ऊपर V कट जाएंगे। यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलता है, जो नेट रेजिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे बहुत अच्छा ट्विस्ट निकल करके आता है। अगर मान लेते हैं सेम यहाँ पर एक 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, तो इसका नेट कितना निकलेगा, 1/2, 1/3, 1/5, दैट विल बी इक्वल टू 15, 10, 6, 41, सॉरी 31 अपॉन में 30, इतना ओम निकल करके आएगा। जबकि सेम इसी वैल्यू का हम यहाँ पर जब देख रहे थे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तो हमें नेट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा था 10 ओम, और यहाँ पर निकल करके आ रहा है आई गेस ये 0.9 ओम के बराबर होगा। सेम रजिस्टर अगर पैरेलल में यूज़ होगा तो कितना कम रजिस्टर होगा और रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, और सेम रजिस्टर अगर सीरीज़ में होगा तो कितना ज़्यादा वो ऐड ऑन होते जाएगा। ठीक, इसीलिए अगर रेजिस्टेंस कम रखना है, मतलब चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करे, तो हमें हर एक चीज़ को
पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होगा। इसीलिए आपका जो नॉर्मल जो डे टू डे घर में जो हमारे कनेक्शन रहता है ना, वो सारा का सारा पैरेलल में रहता है, कोई सीरीज़ में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, पैरेलल में होने के फ़ायदे क्या है, मैं इसका स्विच ऑफ कर दूंगा, यहाँ से बिजली नहीं जाएगा, बाकी इन दोनों से जाते रहेगा। तभी तो आप पंखा ऑफ करते तो पंखा ही ऑफ होता है। ऐसा कभी हुआ है कि पंखा ऑफ किया पूरा घर का लाइट चला गया? ऐसा नहीं होता है, सारे अलग अलग जॉइन रहते हैं। ठीक है, देखो हाउस होल्ड सर्किट्स की बात करें हम, तो हाउस होल्ड सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। क्यों? उसके रीज़न है, ये पूछ देता है, याद रखेंगे तीनों रीज़न यहाँ पे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो है वो सब जगह सेम रहता है। हमने क्या देखा, वोल्टेज हर जगह सेम था, करंट का फ्लो डिफरेंट था बस। ठीक है, वोल्टेज हर जगह सेम रहता है। ठीक, लेकिन सीरीज में वोल्टेज ऊपर नीचे रहता है, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। सेम रजिस्टर अगर हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो वो एकदम ना के बराबर होते हैं। ठीक है, और पैरेलल में एक और फ़ायदा सबसे अच्छा क्या होता है, हम इंडिविजुअली किसी को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने लाइट ऑफ किया था, पूरा मोहल्ले का ही लाइट चला गया। क्यों? सारे सीरीज में जुड़े हुए थे, एक ऑफ किया सारा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। चलो अब बात करते हैं हम पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी एक ऐसा चीज़ जो बिजली का यूज़ कर रहा है, वो पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में, टाइम का यूनिट सेकंड, एक सेकंड में कितना वर्क डन कर रहा है। वो वर्क डन क्या कर रहा है, कहीं भाग थोड़े रहा है, वो क्या काम कर रहा है। सर अगर मैंने फ्रिज को ऑन करके रखा हुआ है तो वो क्या काम कर रहा होगा, वो एनर्जी को यूज़ कर रहा है, वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो वो पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो उसका पावर है। ठीक है, उतना इलेक्ट्रिक पावर है उसके अंदर। तो वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या आता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन से अगर समझ में ना आए कि सर क्या ही काम कर रहा है सर वर्क डन, तो मान लो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, इससे फॉर्मूला निकल करके आता है पावर का, ये कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज योर पावर, जिसको हम लोग कह देते हैं वॉट। पावर जो है हम वॉट में नापते हैं। ठीक है, डिफाइन 1 वॉट हमारा प्रिय है ये। 1 वॉट कैसे होगा सर, जब डेफिनेशन यहाँ देखते चलोगे, जब 1 जूल का वर्क डन हम करेंगे इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन और 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, चलो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, सबसे पहला पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हमने देख लिया। वर्क डन का फॉर्मूला हम यहाँ से ये लिखते हैं, ये कहाँ से लिखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब हमें एक चार्ज को किसी गिवन पॉइंट से किसी और गिवन पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था उसको हम वोल्ट कहते थे। यहाँ से मैंने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से मैंने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, मैंने Q को उधर भेज दिया तो Q इंटू वी हो जाएगा। तो वर्क डन यहाँ से निकल जाता है Q इंटू वी। अब मैंने किया क्या, V बाहर निकाल दिया, Q अपॉन टी चार्ज अपॉन टाइम, क्या ये करंट नहीं है, चार्ज अपॉन टाइम करंट है हमारा। अगर आप देखोगे अच्छे से जा करके, चार्ज अपॉन जो टाइम है वो हमारा करंट है, तो चार्ज अपॉन टाइम हो गया आई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक 1 एम्पियर का ऐसे डिफाइन हमने किया था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जब मूव करता है इन 1 सेकेंड, दैट विल बी नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से पावर का एक और निकल करके आता है फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी आई। अब इस फॉर्मूले पे अगर मैं V का वैल्यू रखूँगा ओम्स लॉ के हिसाब से और I का वैल्यू रखूँगा ओम्स लॉ के हिसाब से, तो अलग अलग दो और फॉर्मूले मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं V इज इक्वल्स टू आई आर है, इट मीन्स I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। मैं R को उधर भेजूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, I की जगह पे हो जाएगा V अपॉन आर। यहाँ से क्या हुआ, V इंटू वी, वी का स्क्वायर, नीचे रह गया R, एक और फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ मैंने I का वैल्यू रखा, अगर मैं V की जगह पे, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो अगर मैं V की जगह पे आई आर रख दूँ तो क्या होगा, वो यहाँ देख लो। V की जगह पे अगर मैं आई आर रख दूंगा तो I इंटू आई का स्क्वायर इंटू आर, एक और नया फॉर्मूला निकल जाएगा। तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। सबसे पहला वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आई। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, मतलब बेसिकली आपने देखा होगा बिजली बिल आता है तो घर में ऐसी बातें होती हैं ना कि अरे इस बार 50 यूनिट बिजली बिल उठा है, 100 यूनिट बिजली बिल उठा है, ये गवर्नमेंट 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ करती है। तो वो जो यूनिट है, यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर।
ठीक है, जो यूनिट बताते हैं कि एक यूनिट मतलब 1 किलो वाट आर, ये हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, किलो वाट आर। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप लोग जानते हो। आपने मोबाइल चार्ज में लगाया, स्विच ऑन किया, कुछ समय बाद आप देख रहे हो कि सर वायर है या फिर वो जो चार्जर है बेसिकली वो गर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि करंट जब भी फ्लो करता है तो वो हीट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे फ्रिक्शन है, हम हाथों को रगड़ते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है कि नहीं होती है? सेम वैसे ही अगर रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोक रहा है तो हीटिंग इफेक्ट तो क्रिएट करेगा ही, सिंपल सा बात है। ठीक है, whenever we pass electricity through any conductor there is some heating effect according to Joule's law of heating। अब Joule's law of heating क्या कहता है? हीटिंग करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हल्का सा भी करंट बढ़ा तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हीट रेजिस्टेंस, वायर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई वायर है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा रोक रहा है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हीट टाइम पे भी डिपेंड करता है। कम ही रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत समय से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, जो कि आप सबसे अच्छे एग्जांपल ये समझ लो ना, आप दोनों हाथों को रगड़ के देख लो। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? ज़्यादा रोक रहा है, मतलब ज़्यादा जोर से अगर हाथ घसोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अगर कम, मतलब बहुत तेज हाथ नहीं घस रहे हो, आराम आराम से हाथ को आप घस रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत लंबे समय से घस रहे हो, तब भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना। ठीक है, तो टाइम पे भी डिपेंड करता है। और अगर इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ लिखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर वही वाला बात आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है। यहाँ पर कांस्टेंट होता है के, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो साइंटिस्ट निकालते हैं, फिजिशियंस जो निकालते हैं, फिजिसिस्ट जो निकालते हैं, वो निकल करके आता है 1। तो इसकी कोई वैल्यू रहती नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही हम कर लेंगे। तो हीट का फॉर्मूला निकल करके आता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आई स्क्वायर आर की जगह पे मैं पी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पी की जगह पे मैं वी आई भी लिख सकता हूँ, और पी की जगह पे मैं वी स्क्वायर आर, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, पी इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर। मतलब कुछ भी अगर आप रख दोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना, यहाँ पे पी आ चुका है। पी के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू है, सॉरी डब्ल्यू अपॉन टी है, आई स्क्वायर आर है, पी वी स्क्वायर अपॉन आर है। तीनों फॉर्मूला लिख दो, 3 अलग अलग आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं। अब आगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब सर हीटिंग इफेक्ट क्या सर, ये हमेशा बुरा ही रहता है? नहीं, जैसे फ्रिक्शन हमारे लिए एक वरदान भी है और एक श्राप भी है, वैसे सेम हीटिंग इफेक्ट भी होता है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, जो फिलामेंट यूज़ होता है बल्ब में वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, लेकिन वो ऐसा मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा हीट को भी सह ले। ठीक है, और लाइट को एमिट करे। ठीक है, इसीलिए स्पेशली उसमें टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना गर्म हो जाएगा तब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले वो सारी गर्माहट को सहेगा। तो वो क्या है, उसका बेसिकली हीटिंग इफेक्ट का वो यूज़ कर रहा है ग्लो करने के लिए, लाइट को एमिट करने के लिए। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रिक बल्ब में? एवरी इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ ग्लास outer covering which is filled with inert gas to prevent reaction of tungsten filament with oxygen and hence prevent the burning of combustion of the tungsten। देखो क्या कह रहा है, ये बल्ब हो गया, मान लो ये टंगस्टन हो गया, ये हो गया टंगस्टन। ठीक है, अब ये जो बल्ब के जो अंदर होता है ना, बुझ गया, ये जो बल्ब के अंदर होता है गैसेज जो यहाँ पे भरी होती हैं वो इनर्ट गैसेज होती हैं, क्योंकि जब इतना हाई टेम्परेचर पे ये हीट करेगा तो इतने हाई टेम्परेचर पे दिक्कत ये रहता है कि कुछ ना, अगर मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन रहता तो आग ही लग जाएगा, फट ही जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। तो इनर्ट गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज, जिनको हम लोग नोबल गैसेज भी कहते हैं, जिनको हम लोग नोबल गैसेज भी कहते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियन हो गया, रेडन हो गया, जेनन हो गया। ठीक है, इन सबको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपने देखा होगा, अक्सर एक फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज़ बेसिकली वो मेटल होता है, जैसे मान लो अगर बहुत तेज़ बिजली अगर आ रही है तो वो बिजली मेरे टीवी तक पहुंचने से पहले एक ऐसे वायर के थ्रू होती हुई आए जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो। क्यों? ताकि वो जो करंट आए, वो जब करंट आए, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हल्का सा भी करंट बढ़ाएंगे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये। तो जैसे ही अगर करंट थोड़ा सा तेज़ होगा, जैसे ही करंट थोड़ा सा तेज़ होगा, उस वायर के थ्रू बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
तो ऐसा हम मेटल रखते हैं फ्यूज़ में जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ताकि जैसे ही करंट इंक्रीज़ हो हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाए और वो पिघल जाए। वो पिघल जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, मतलब वो करंट मेरे टीवी तक नहीं पहुंच पाएगा, वो उस फ्यूज़ से पास हो रहा होगा, उसी समय वो फ्यूज़ पिघल जाएगा, या फिर हम जिसको कहते हैं कि भैया फ्यूज़ उड़ गया, तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो मेरे टीवी तक, मेरे वॉशिंग मशीन तक नहीं पहुंचेगा, वो उनको डैमेज नहीं करेगा, बस वो फ्यूज़ को डैमेज करके रह जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है बेसिकली इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट एंटर्स थ्रू हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर वायर जनरली होता है ये, विच मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसे ही एक्सेस करंट आता है फटाफट मेल्ट हो जाता है। हीटिंग डिवाइसेस भी देखा होगा सर, प्रेस किया जाता है, कपड़ा प्रेस किया जाता है आयरन से। ठीक है। टोस्टर्स हो गए, ओवन हो गए, केतली वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गए, या फिर वो पानी गर्म करने के लिए वाला रॉड होता है। ये सब करते क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो हीट जनरेट हो रहा है उसका यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है। तो ऐसे बेनिफिट भी यूज़ हो जाता है। स्पेशली ये लोग कौन सा यूज़ करते हैं, निक्रोम का यूज़ करते हैं। निक्रोम बेसिकली एक एलॉय है, निकल और क्रोमियम का। ठीक है। एलॉय ज़्यादा यूज़ में आते हैं इन सब चीज़ों में जब भी बात होती है हीटिंग इफेक्ट की। क्यों? क्योंकि एलॉय के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। विच प्रोड्यूसेस मोर हीट। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा रोकेगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा जोर से हाथों को घसोगे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। सिंपल है। चलो चैप्टर खत्म। इसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा PYQs और भी, करना सॉल्व आराम से।